हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रेस एपिसा लॉ के टॉपिक पे चलते हैं। नेग्लिजेंस में हमने ये पढ़ा था कि अगर गलती डिफेंडेंट की होती है तो ये प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है कि ये गलती डिफेंडेंट ने की है, तब डिफेंडेंट उसके लिए लायबल ठहराया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है रेस एपिसा लॉक्यूटर में। रेस एपिसा लॉक्यूटर में डिफेंडेंट की गलती होती है और ये सामने दिखता है, जो चीज़ें सामने होती हैं वो दिखता है यहाँ पे। तो रेस एपिसा लॉक्यूटर में ऐसा नहीं होता है जैसे नेग्लिजेंस के पार्ट में होता था। रेस एपिसा लॉक्यूटर इज़ द प्रिंसिपल दैट द mere occurrence of some types of accident is sufficient to imply negligence। वह रेस एपिसा लॉक्यूटर की कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दी गई हैं। तो रेस एपिसा लॉक्यूटर लिटरली मीन्स things speak for itself. Prima facie, it appears to be a simple and easy maxim to understand and apply. So res ipsa loquitur literally means that things speak for itself. मतलब वो पहले ही पता चल जाता है, प्राइमा फेसी में ही पता चल जाता है कि किसकी गलती है। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जिसकी गलती है उसको ये बताना, प्रूव करना पड़ता है कि ये गलती हमने नहीं की है, वो ये प्रूव करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूव्ड है। Prima facie, it appears to be a simple and easy maxim to understand and apply. So ये रेस एपिसा लॉक्यूटर के बारे में जानेंगे। शिफ्ट बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है हमेशा ये डिफेंडेंट के पास होता है। डिफेंडेंट को ये प्रूव करना पड़ता है कि हमने ये गलती नहीं की है। लेकिन नॉर्मली ऐसा क्या होता है, नॉर्मली नेग्लिजेंस में हमने पढ़ा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के पास होता है। प्लेंटिफ को ये बताना होता है कोर्ट में, प्लेंटिफ को ये कोर्ट में बताना होता है कि ये जो गलती, ये जो नेग्लिजेंस है, ये पार्ट ऑफ नेग्लिजेंस है जो कि कमिट किया गया है डिफेंडेंट के साइड से। डिफेंडेंट इसके लिए लायबल है। लेकिन इसमें रेस एपिसा लॉक्यूटर में ऐसा नहीं होता है। थिंग्स टेल्स इट्स ऑन स्टोरी। थिंग्स अपना स्टोरी खुद बता देता है कि यहाँ पे डिफेंडेंट की गलती है, ये खुद बता देता है। आगे आते हैं। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज विच द प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव्ड एस्टेब्लिश्ड अ प्राइमा फेसी केस ऑफ नेग्लिजेंस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। प्राइमा फेसी केस ऑफ नेग्लिजेंस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। प्राइमा फेसी केस ऑफ नेग्लिजेंस जो होता है ये डिफेंडेंट के पास होता है। डिफेंडेंट को ये प्रूव करना होता है कि हमने ये गलती नहीं की है, ये प्रूव करना होता है। मीन्स द डिफेंडेंट हैव टू प्रूव दैट दिस रॉन्ग इज़ नॉट डन फ्रॉम द माई साइड, ये प्रूव करना पड़ता है, लेकिन वो सामने दिखता है। आगे आते हैं। रेस एपिसा लॉक्यूटर, द थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट फ्रॉम द प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट एंड मस्ट हैव 3 एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ इंजरी डिड नॉट अकर एक्सेप्ट फॉर नेग्लिजेंस एंड एक्टिविटी वॉज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट। हाँ, एक्टिविटी जो होता है वो कंप्लीट कंट्रोल डिफेंडेंट के पास होता है, क्योंकि डिफेंडेंट की गलती होती है वो बिल्कुल प्राइमा फेसी में ये दिख जाता है। एट द फर्स्ट साइट इट वाज सीन दैट देयर इज अ रॉन्ग फ्रॉम द साइड ऑफ द डिफेंडेंट एंड डिफेंडेंट हैव टू प्रूव दैट ही हैज़ नॉट कमिटेड दैट रॉन्ग इफ दे वांट एग्जेम्पशन फ्रॉम दैट लायबिलिटी। So third, plaintiff did not contribute to his own injury. Plaintiff did not contribute his own injury. The injury was contributed by the defendant. So come to the case law. What the case says? Case is Mahendra Nath versus Mathur Das. Mahendra Nath versus Mathur Das. In this case, the plaintiff sustained an injury due to the falling of cinema board on his head. Cinema board on his head. So he filed a suit against the owner of the cinema. इस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ सस्टेन इंजरी होता है, प्लेंटिफ को इंजरी होती है। क्यों इंजरी होती है? क्योंकि उसके ऊपर सिनेमा में जाता है सिनेमा देखने और सिनेमा बोर्ड इसके सर के ऊपर गिर जाती है, प्लेंटिफ के सर के ऊपर गिर जाती है। सो ही फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर थिएटर। जिस थिएटर में ये सिनेमा देखने जाता है उस थिएटर के अगेंस्ट ये सू करता है, थिएटर के अगेंस्ट, पर्टिकुलर थिएटर के अगेंस्ट जहाँ पे वो सिनेमा देखने जाता है। सो सिनेमा बोर्ड डिफेंडेंट के प्रीमाइसेज में था। सो इसीलिए उसके लिए सिनेमा बोर्ड जो डिफेंडेंट होता है, डिफेंडेंट ने बराबर इसको टाई नहीं किया था, अच्छे तरीके से इसको टाई नहीं किया था और वो बोर्ड सीधे इसके सर पे आकर गिर जाती है। तो दिस स्टोरी डायरेक्टली शोज
that there is a wrong from the side of the defendant. Okay, this story shows that there is a wrong from the side of the defendant, जो कि सिनेमा ओनर है, इसके साइड से ये गलती होती है, तो ये डिफेंडेंट के साइड से गलती होती है यहाँ पे। तो डिफेंडेंट के प्राइमाइसेस में ही इंसिडेंट हुई थी, ये डिफेंडेंट जो है ये देख रहे हैं, ये डिफेंडेंट के प्राइमाइसेस में ही इंसिडेंट हुई थी, तो इसके लिए डिफेंडेंट लाइबल है। और ये दिख गया, थिंग्स टेल्स इट्स ऑन स्टोरी, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ। सो डिफेंडेंट, इफ डिफेंडेंट वांट एनी एक्सेप्शन फ्रॉम दिस, द डिफेंडेंट विल हैव टू प्रूव, बट इन दिस द प्लेंटिव got the compensation for that, and defendant is liable. Okay, the first essentials of res ipsa loquitur states that thing causing the damage must be under the control of the defendant, under the control of the defendant or servant or his servant, not only defendant, अगर उसका servant भी, if the wrong is committed by his servant, then also the master is liable, as the master and servant principle already I have discussed in other videos, you could go and watch there. Second essential is accident must be such as would not happen without the negligence. ऐसे accident होने जो would not happen without negligence. So it can be understood by the case law. So case law is municipal corporation of Delhi versus सुभागवंती, very important case, very prominent case, इसको समझते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सुभागवंती में होता क्या है, देयर वाज अ क्लॉक टावर इन द चांदनी चौक, नॉर्मल लाइफ ऑफ दैट टावर वाज 40 years. Normal life of that tower was 40 years, and the period of that tower was 40 years, but the period of 40 years already been over or elapsed. Okay, वो समाप्त हो गई वो पीरियड 40 साल। एंड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो दिल्ली की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली फेल्स टू डेमोलिश दैट टावर, एंड so in the consequence of that the tower collapse, ये टावर देख रहे हैं आप, टावर collapse and several persons sustain injuries and died. Okay, बहुत सारे लोगों को इससे इंजरी भी हुई। ये टावर जब गिरी तो इस टावर के गिरने से बहुत सारे आसपास जो लोग थे उस समय उनको इंजरी हुई, और वो कुछ लोग की इंजरी हुई, कुछ लोग की मृत्यु हो गई। सो सूट हैज़ बीन फाइल्ड बाय द प्लेंटिव, प्लेंटिव के द्वारा सूट फाइल किया गया अगेंस्ट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्प में क्या हुआ कि कोर्ट अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ रेस इपिसा लॉकिटर, मीन्स द कोर्ट ने रेस इपिसा लॉकिटर जो सिद्धांत है उसको अप्लाई किया, उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया, और बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑलरेडी शोज दैट देयर इज अ नेग्लिजेंट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। और इसमें ये पाया गया कि ये कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो थी, इनकी गलती ठहराई गई यहाँ पे। तो इसके लिए जो लाइबल थे उनको कंपनसेशन देना पड़ा। नाउ कम टू द केस लॉ स्कीनर वर्सेस लंदन एंड साउथ कोस्ट। इसमें होता क्या है कि टू ट्रेन्स बिलोंगिंग टू द डिफेंडेंट कोलाइडेड। दो ट्रेन जा रही आ रही है, तो सो द टू ट्रेन बिलोंगिंग टू द डिफेंडेंट कोलाइडेड, सो द प्लेंटिव हु वाज पैसेंजर इंजर्ड। अब ये कोलाइड होगी जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें जो पैसेंजर्स थे वो हो गए इंजर्ड, पैसेंजर्स इंजर्ड हो गए। तो इसमें कहा गया कि प्लेंटिव सूट अगेंस्ट प्लेंटिव पैसेंजर्स थे, उन्होंने सूट कर दिया किसके अगेंस्ट, सूट अगेंस्ट लंदन साउथ कोस्ट के अगेंस्ट। लंदन साउथ कोस्ट रेलवे जो थे, लंदन एंड साउथ कोस्ट रेलवे, पूरा केस नहीं लिखा था मैंने, याद नहीं था। लंदन एंड साउथ कोस्ट रेलवे के अगेंस्ट उन्होंने सू किया, और प्लेंटिव को कंपनसेशन दिलवाया गया, और जो जिनकी इसमें लॉस हुई थी, लाइफ या फिर इंजरी हुई थी, उसको कंपनसेशन दिलवाया गया। तो ये हुआ इसकी केस लॉ, समझ गए आप। अब आते हैं थर्ड इज नो एक्सेप्शन बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के साइड से कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं होता।
ये एक ऐसी प्रिंसिपल है रेस इप्सा लॉकिटर जिसमें डिफेंडेंट को किसी तरीके का रिमेडी नहीं मिलता, क्योंकि